ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। खुशहाल घर और घर में आते हुए पैसे किसको बुरे लगते हैं। लोग तो दौलत के खातिर क्या कुछ नहीं कर जाते, फिर उन्हें इस बात का पता भी नहीं होता कि उनके इस काम करने से पैसे आएगा भी या नहीं। मगर मेरे पास तो एक ऐसा खजाना था जिसे सारी गरीबी और भुखमरी ख़त्म हो जाता। थोड़ा मुश्किल था, इसी वजह से मैं उसे करने से बहुत डरती थी। मुझे हर रात सपने में एक बूढ़ा आदमी नज़र आता जो कहता था, टीना की शादी कर दो, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। मगर परेशानी की बात तो ये थी कि मेरी बेटी टीना मेरी सबसे छोटी बेटी थी और वह भी बहुत कम उम्र की और नादान थी। मैं कैसे इतनी छोटी सी उम्र में उसकी शादी कर सकती थी भला। अगर मुझे मेरी 18 साल की बेटी तनु के लिए ऐसा कुछ सपना आता तो मैं एक मिनट भी ना लगाती और जैसे तैसे करके उसकी शादी करके उसको विदा कर देती। आधी रात बीत चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और मैं सपने में इस तरह खो चुकी थी। मैंने सोचा कि उठ तो गई हूँ, सुबह हो गई है, क्यों ना मैं नहा धोकर पूजा कर लूँ। नहाने के लिए अपने कमरे में बाहर निकली तो थी, मुझे अजीब सी दर्द से कराहती हुई आवाज़ सुनाई देने लगी थी। ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और भागती हुई उसके कमरे में चली गई थी। वह ज़मीन पर गिर पड़ा था। उसकी हालत इस तरह ख़राब थी कि मेरा कलेजा तो मुंह को आने लगा था। बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे लाल। पंकज की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे मगर वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सहारा देकर उठाया था, उसे बेड पर लिटा दिया और पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। पंकज का चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था। थोड़ी देर में चुप रहा मगर वह अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाकर बोला, मम्मी आप कैसे नींद से जाग गई हो। मैं बोली, बेटा सुबह हो गई थी, मैं नहाने जा रही थी, सोचा पूजा कर लूँ। नहाकर उसने अपना सिर हिलाया तो मैं बोली, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वह कहने लगा, हर रात ऐसे ही तकलीफ़ होती है मम्मी। मैं आपको छुपा लेता हूँ क्योंकि जानता हूँ कि माँ के दिल पर बहुत सदमे में आ जाएगी। मगर मम्मी आज को आपको अपना तड़पता हुआ हाल बता रहा हूँ क्योंकि आप उठ गई हो। अगर आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करें तो मेरे लिए भी ये करें कि मुझे इस बीमारी से बचा ले, नहीं तो मुझे अपने पास बुला ले, तभी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, बस मुझे सुकून मिल जाएगा। मैंने बेटे की बात सुन ली तो दिल पर हाथ रख लिया था। बोली, भगवान ना करे पंकज की तुम्हें कुछ हो। फिर अपने मुंह से ऐसे शब्द मत निकालना, पंकज तुम बहुत तकलीफ़ में था। मगर उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और बोला, मम्मी मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं उठकर बाहर आ गई थी मगर पंकज के कमरे के दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई थी। मैं जानती थी वह ठीक नहीं है, उसे नींद नहीं आने वाली थी। पंकज अब फूट फूट कर रो रहा था। मुझे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह अपने कमरे में रो रहा था जबकि मैं बाहर आंगन में बैठी रो रही थी। यूं ही रात बीत गई थी। वह सुबह का उजाला हर तरफ फैल गया था। पंकज शायद सो चुका था। उसकी बहनें भी नींद से जाग गई थी, बाहर आ गई थी। मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि वे किसी तरह का कोई शोर ना करें क्योंकि पंकज बड़ी मुश्किल से सोया है। मेरा 18 साल का बेटा, जो कि उसके दोनों गुर्दे खराब थे, उसके दोनों गुर्दों में पथरियां हो गई थीं। हर महीने उसके गुर्दों की सफाई करवानी पड़ती थी और इस चीज़ में इतना खर्चा आ जाता था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस बार उसके गुर्दों की सफाई करवाए हुए 1.5 महीने बीत चुका था मगर हमारे पास पैसे ही नहीं थे। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेल रहा था। पंकज के पापा जब उठे तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। बोली, कैसे भी करके आप पैसों का इंतज़ाम कर दो, मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है। मेरे पति ने जब ये सुना तो वह भी रोने लगे थे। बोले, रमा मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसके आगे हाथ फैलाऊं। कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आता जिससे मैं उम्मीद लगाऊं कि वह मुझे पैसे दे देगा, क्योंकि मैं तो अभी पहले ही कर्जा उतार नहीं पाया हूँ। प्रताप भी ठीक कहते थे, उनको भी इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकती थी क्योंकि यूं ही बड़ी परेशानी से दिन गुजर रहे थे। मैं सारी सारी रात रो रो कर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। आज बड़े दिनों बाद गहरी नींद आई थी। मुझे वह बूढ़ा आदमी नज़र आया था
जो अक्सर मेरे सपने में आया करता था। वह कहने लगा, तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, अपने बेटे को भी तकलीफ से नहीं निकाल पा रही हो। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल टीना की शादी में है। उसकी शादी कर दो, रातों रात माला माल हो जाओगी। ये सपना देखते ही मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मेरा पति प्रताप पहले से ही जाग रहा था। कहने लगा, क्या बात है रमा, कोई डरावना सपना देख लिया क्या? मैं बोली, प्रताप, टीना के लिए कोई रिश्ता ढूंढ दो, उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं आज वह फैसला कर दिया है, बेटे के खातिर टीना को कुर्बान कर दूंगी। प्रताप कहने लगा, हाँ हाँ तो फिक्र ना करो, मैंने तनु के लिए कई जगहों पर रिश्ते की बात की हुई है। मैंने कहा, हाँ। मैं सर हिला दिया। बोली, मैं तनु की नहीं, टीना की बात कर रही हूँ। मेरे पति ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा था जैसे वह कह रहा हो, तुम अपने होश हवास में तो हो। मैं बोली, प्रताप, दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बेटी टीना को विदा करना चाहती हूँ। प्रताप बोला, रमा, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। टीना की उम्र अभी बहुत कम है, तुम उसकी शादी कैसे कर दोगी? वह अभी उस शादी के लायक नहीं हुई है। मैंने ना में सिर हिला दिया और बोला, जो भी हो प्रताप, टीना की शादी करना चाहती हूँ, टीना की शादी करना चाहती हूँ। प्रताप बोला, क्यों? ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? टीना से कोई गलती हुई है? कुछ ऐसा हुआ है जो तुम मुझे छुपा रही हो? मैं बोली, टीना नादान है, बेकसूर है, उससे कुछ भी गलत नहीं हुआ है। फिर मैंने अपने सपने के बारे में अपने पति को बताया था। मैंने उसे बताया कि पिछले 3 हफ्तों से एक ही सपना मुझे बराबर आ रहा है। ये आम बात नहीं है, एक सपना बिना वजह बार बार नहीं आया करते। मेरा पति कहने लगा, मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम अपने ख्याल को अपने तक ही रखो। पहले मैं तनु की शादी करूँगा, जब मुझे लगेगा टीना बड़ी हो गई है तो उसकी शादी करूँगा। मैं चुप हो गई थी। समझ सकती थी कि प्रताप इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। मुझे उनको मनाते मनाते 3 हफ्ते लग गए थे, मगर उस बार कहीं से भी पंकज के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि उसके गुर्दों में जहर फैल रहा है, जितनी जल्दी हो सके उसकी सफाई करवा लो, नहीं तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए हों। हमारे पास अपनी कोई पुरानी जायदाद भी नहीं थी जिसे बेचकर पंकज का इलाज करवाया जा सकता था। पंकज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन प्रताप के साथ बातें करता करता बेहोश हो गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशानी में लगता था। प्रताप मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया था। वह कहने लगा, रमा, क्या तुम्हें सच्चे सपने आते हैं? ऐसा ना हो हम बेटी की इलाज के वजह से टीना की ज़िंदगी तबाह कर दें, कुछ हासिल भी ना हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि शादी से हमारी समस्याएं कैसे बदल जाएंगी। मैं रोने लगी थी और बोली, प्रताप, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना मालूम है कि हर रोज़ रात में उस आदमी को देखती हूँ। प्रताप कहने लगा, ठीक है, तुम अपने जानने वालों को टीना का रिश्ता के लिए बात करो और मैं अपने दोस्तों से भी कह देता हूँ। मुझे मालूम है कि प्रताप ने ये बात बड़ी मजबूरी में कही थी, क्योंकि उन्हें टीना से बड़ी मोहब्बत थी। वह मुझसे अक्सर कहा करते थे, टीना मेरी सबसे छोटी बेटी है, इसके लिए मुझे ये जान से भी ज़्यादा प्यारी है। कभी कभार इंसान अपनी समस्याओं से इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। शाम तक पंकज की तबीयत कुछ अच्छी हो गई थी, इसलिए मैंने रिश्ते करवाने वाली औरत को फ़ोन करके कह दिया था, हमें टीना का रिश्ता चाहिए। वह भी हैरान हुई थी, कहने लगी, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करने की क्या ज़रूरत है? मैं उसे क्या बताती, बस बहाना बना दिया था कि सारी रात मैं खुद कांटों पर लोट लोट कर गुजारी थी। मैं कैसे अपनी फूल सी बच्ची की शादी कर सकती थी? न जाने उसके ससुराल वाले कैसे मिलते, और घर के कामकाज भी अच्छे से नहीं जानती थी। वह तो बहुत ही मासूम सी थी। यूं ही आंखों आंखों में रात कट गई थी। प्रताप की हालत भी मेरे जैसे ही थी। वह भी करवटें बदलते जा रहे थे। अगले दिन 1 बजे के करीब हमारे घर के दरवाजे पर बैल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। उसमें से एक औरत निकली, मेरे पास आई। उसके अंदाज से यही लग रहा था कि वह कोई बहुत ही अमीर घराने की औरत थी। वह कहने लगी, आपके घर पर बेटियां हैं? मैंने हाँ में सर हिला दिया था तो मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ, यूँ
दरवाजे पर खड़े होकर सवाल जवाब करना अच्छी बात नहीं लगती, मगर कुछ रातों से मेरे सपने में आपका घर ही दिखाई देता था। मुझे बार बार कहा जाता था कि इस घर से बहू ब्याह कर ले आओ। मैंने पहले तो उस सपने को झटक दिया, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे कोई इशारा मिल रहा है, इसलिए मैं सुबह सुबह ही आपके घर आ गई हूँ। मैंने उसे अंदर आने का कह दिया था। मैं उस औरत को कमरे में ले गई, बोली मेरी 2 बेटियां हैं, आपको किसका रिश्ता चाहिए। वह चुप रही थी। तब मैं बोली टीना और तनु इधर आ जाओ। तब वह औरत बोली टीना नाम सुना सुना सा लगता है, शायद मेरे सपने में आया था। मेरी दोनों बेटियां ही बेहद खूबसूरत थीं, एक दूसरे से बढ़कर थीं। जब दोनों सामने आईं तो वह औरत कहने लगी काश मेरे 2 बेटे होते, मैं आपकी दोनों बेटियां को ले जाती, मगर मेरा एक ही बेटा है। आप कहें तो मैं आपकी बेटी टीना से अपने बेटे की शादी करवाना चाहूँगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और मैं बोली मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। वह औरत कहने लगी ये शादी जिस तरह जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है, मेरा भी यही ख्याल था, इसलिए बोली जी ठीक है। उसने 1 हफ्ते का डेट मांगी थी। मैंने लड़का देखे बिना ही हाँ कर दिया था। शाम में जब प्रताप काम से वापस आया तो मैंने सारी बात सुना दी। वह कहने लगा तुमने बहुत अच्छा किया। उसने भी मुझसे किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया था, पर अब मैंने टीना को शादी के लिए बताया तो वह भी बहुत खुश हुई थी। कहने लगी मम्मी नए नए कपड़े पहनूंगी, बहुत ज़्यादा मेकअप करूंगी, कितना मज़ा आएगा। मैं मुस्कुरा दी और बोली हाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। टीना से छुप छुप कर मैं बहुत रोती रही। तनु को जब इस बात का मालूम हुआ तो उसने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया था। वह कहने लगी मम्मी आपको क्या हो गया है, आपने इस औरत की गाड़ी देखी तो लट्टू हो गए। ये भी तो सोचो कि अभी टीना बहुत छोटी है, शादी जैसी कोई चीज़ उसको नहीं मालूम, वह जानती नहीं। आप उसे कपड़ों और जूतों का लालच देकर खुश कर रही हो, मगर जब उस पर हकीकत खुलकर सामने आएगी तब उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, तब उस पर क्या बीतेगी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने तनु के आगे हाथ जोड़ दिए थे और बोली भगवान के वास्ते तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, मुझे सुकून से जीने दो। तनु को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह मेरा गुस्सा देख कर भी उसकी वकालत की ज़ुबान बंद नहीं हो रही थी। वह कहने लगी मम्मी टीना अभी बहुत बच्ची है, तुम उसको क्यों अपने गंदे इरादे में धकेलना चाहती हो। उसको भेज कर आप खुद भी तो ठीक नहीं रह पाओगी। अब टीना की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। वह पगली तो ये वक्त गिन गिन कर गुजार रही थी। आज मैंने हिम्मत कर ही ली थी। मैंने टीना को अपने पास बुलाया और बोली मेरी बेटी तुम्हें मालूम है क्या, शादी के बाद तुम घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। वह बुत बनी मेरा मुंह देखती रह गई थी। वह कहने लगी मम्मी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब मैं बोली थी तुम्हारा नया घर बहुत खूबसूरत होगा, वहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, गाड़ी भी होगा, जहाँ जी चाहे तुम चली जाओगी। टीना ने साफ साफ मना कर दिया। वह बोली अगर मुझे दुनिया जहाँ भी मिल जाए तब भी मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं उसके जिद से बहुत परेशान थी, मगर मैंने अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की थी। प्रताप के सामने भी जब टीना ने शादी से मना कर दिया तो उन्होंने टीना को बहुत डांटा था। टीना डर गई थी तो फिर अपनी शादी के लिए राज़ी हो गई थी। मोहल्ले वालों को जब टीना की शादी के बारे में पता चला तो सभी हैरान रह गए थे। लोग तो तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। कई लोगों ने तो इतना भी कह दिया था कि शायद लड़की के कैरेक्टर ही कुछ खोट हो गई होगी, जभी तो शादी कर रहे हैं। हमने ये सब कुछ चुपचाप सह लिया। टीना की विदाई के बाद प्रताप दहाड़े मार मार कर रो रहा था। प्रताप को जब टीना की शादी का पता हुआ तब वह बहुत देर हो चुका था, क्योंकि वह तो अस्पताल में एडमिट। बेटे के पास उसकी इस हालत की वजह से हम कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं थे। तनु ने घर में बहुत हंगामा मचा दिया था। उसने उसके लिए मुझे उसके सामने सच बोलना पड़ा। मैंने तनु को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। वह कहने लगी मम्मी मुझे तो यही लगता है कि आपने पंकज के लिए टीना की कुर्बानी दे दी। आपने तो उन लोगों की छानबीन भी नहीं करवाई, उनके घर को जाकर देखा तक नहीं, कुछ अता पता नहीं है। आपने तो शादी से पहले टीना के होने वाले पति की तस्वीर भी ना देखी थी। ये तो कृपा है, जब वह बारात लेकर आया तो कम उम्र का लड़का था। अगर उसकी जगह कोई 40 साल का आदमी होता तो आप क्या कर लेती। मम्मी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बच्चे के खातिर आप दूसरे की कुर्बानी दे दो।
मैं तनु के गले लग लग कर रोने लगी थी। मैं बोली, तुमने हर बात सच कही है, मगर तुम जानती हो क्या माँ के लिए औलाद उसके जिस्म जैसी होती है। तनु, जब दांत में दर्द होता है तो बाकी जिस्म की फिक्र नहीं रहती। टीना की विदाई के बाद घर की हालत ऐसी थी जैसे कोई अर्थी निकाली हो। मैं सारी रात जागती रही थी। आधी रात के वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई हमारे घर में कूद आया हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जल्दी से उठकर बाहर आ गई। बाहर देखा तो दीवार के पास एक काले रंग का बैग पड़ा था। मैं हैरान हुई कि आखिर इस बैग में क्या है और ये किसका है। मैं उठाने लगी तो मुझे इस तरह भारी महसूस हुआ था, मगर उसे घसीट कर उजाले में ले गई थी। मैंने उसको खोल कर देखा तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वह पैसों से भरा हुआ था। मैं भागती हुई अपने कमरे में आ गई और प्रताप से बोली, जल्दी से बाहर आओ। वो घबरा गया। जब बाहर आकर पैसों से भरा बैग देखा तो बोला, रमा, तुम्हारा सपना सच्चा था। मैंने और प्रताप ने पैसे गिनने की बहुत कोशिश की थी, मगर नाकाम हो चुके थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे थे। हम दोनों पति पत्नी रात भर रोते रहे और भगवान की कृपा करते रहे। सुबह होते ही प्रताप अस्पताल चला गया था। पंकज अभी भी अस्पताल में ही था। हमें बताया गया था कि वह फिर से बेहोश हो चुका है। अब उसके गुर्दों की ट्रांसप्लांट करवाना बहुत ज़रूरी हो गया था। प्रताप डॉक्टर से कह दिया था कि वह गुर्दों का इंतज़ाम कर दे। हमने पैसे का इंतज़ाम कर लिया है। फिर तो जैसे कोई करिश्मा ही हो गया था। अगले ही दिन पंकज के लिए गुर्दे मिल चुके थे, जो पंकज के गुर्दों से मैच कर रहा था, और पंकज के लिए वह बिल्कुल ठीक था। हमने अपने पैसे भी डॉक्टर को जमा करवा दिए थे, मगर वह कहने लगा जब तक मरीज को होश नहीं आएगा वह उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैं और प्रताप, तनु इस वक्त बहुत बुरी हालत में फंसे हुए थे। ऐसा लगता था दुनिया बस खत्म हो गई है। अब जो कुछ भी है वो सब अस्पताल है। हमारा सोना, जागना, बैठना इस अस्पताल तक ही रह गया था। खाने पीने तक की हमें होश नहीं था। एक हफ्ते से तो हमने खुले आसमान तक नहीं देखा था। हम तो ये भी भूल गए थे कि ताज़ा हवा कैसी होती है। दिन रात भगवान से प्रार्थना करते गुजरती थी। आखिरकार भगवान हमारी पुकार सुन ली थी। एक हफ्ते बाद पंकज को होश आ गया था। वह बहुत तकलीफ़ में था, इसलिए जल्दी से जल्द उसका ऑपरेशन कर दिया गया था। हमें तो यही लगता था कि ऑपरेशन के बाद मंजिल आसान हो जाएगी, मगर ये हमारी गलतफहमी थी। आगे के रास्ते और भी कठिन थे। वक्त गुजरता गया। हम अब पंकज को घर ले आए थे। अब पंकज भी बहुत अच्छा हो गया था। हमारे पास रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। हम हर तरफ से खुशहाल थे, मगर अब हमें टीना की याद सताने लगी थी। अस्पताल की दौड़ धूप में हम टीना को तो भूल ही गए थे, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया था। पंकज भी खाता पीता था। उसकी तरफ से बेफिक्र हो गए थे। तो मुझे अब टीना की याद सताने लगी थी। उठते बैठते उसका ही ख्याल आता था। आज दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी टीना आ गई हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक पागल लड़का खड़ा था। वह मुझे घूर रहा था। मैं बोली, बेटा कौन हो तुम? कहने लगा, जिसकी शादी की थी उस बच्ची को बचाओ। मैं उसकी बातों को सुनकर घबरा गई थी। बोली, कौन हो तुम? क्या हुआ है? मेरी बेटी टीना को बताओ मुझे। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे आया था वैसे ही चला गया। मेरा कलेजा तो मुट्ठी में आ गया था। मैं कैसे टीना की खबर लेती? मुझे तो उसके ससुराल का एड्रेस भी नहीं मालूम था। अब मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगी थी। मैंने क्यों अपनी मासूम सी बेटी को बिना छानबीन किए विदा कर दिया था? उससे मिलना चाहती थी, मगर मुझे उसके घर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं घर वालों से छुप छुप कर रोती रहती थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। दरवाजे पर वही पागल लड़का खड़ा था और मुझसे कह गया कि अपनी बेटी की खबर लो। अब हर रोज़ यूं ही होने लगा था। वह अक्सर हमारे दरवाजे पर आया करता था। उसकी बात सुनकर मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प जाया करती थी। मेरी ये हालत देखकर तनु भी परेशान हो गई थी। कहने लगी, मम्मी क्या बात है, आप परेशान क्यों हो रही हो? मुझे इस वक्त किसी की सहारे की ज़रूरत थी, मगर तनु से कहने से डरती थी। किस मुंह से कहूँ कि मुझे टीना के ससुराल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मगर अब मैं ज़्यादा बातें दिल में नहीं रख सकती थी, तो शायद मेरा दिल भर जाता। इसलिए मैंने तनु से सारी बात कह दी थी। उसके माथे पर बल पड़ गए थे, मगर मेरी हालत को देखकर वह चुप हो गई थी।
फिर मेरा मोबाइल हाथ में पकड़कर बटन दबाने लगी थी। 5 मिनट बाद बोली, मम्मी टीना की शादी से पहले उसकी सास किस नंबर पर फ़ोन किया करती थी, आप उसी से एड्रेस ले लो। मैंने तनु के हाथ से मोबाइल अचानक से ले लिया था और फ़ोन करने लगी थी। वह दूसरी बेल पर ही उसने फ़ोन उठा लिया था। मैंने टीना की सास से उसके घर का पता पूछा तो कहने लगी, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आपके लिए ड्राइवर भिजवाती हूँ। मैं अपनी बेटी के सास की बात सुनकर दिल को आराम मिला था। आधे घंटे बाद ही ड्राइवर आ गया था। मैं गाड़ी में बैठकर टीना के ससुराल पहुंच गई थी। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी। महल जैसे मकान में रहती थी। मैं जब उसके घर में आई तो वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी और बोली, मम्मी आप आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे तो मालूम नहीं था कि थोड़े ही हफ्तों में मेरी टीना इतनी बड़ी हो जाएगी। मुझे तो लगता था कि वह मुझे देखकर बिलक बिलक कर रोने लगेगी और मेरे साथ घर चलने की जिद करने लगेगी, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसकी पर्सनैलिटी भी उसके सास जैसी हो गई थी। वह बड़े घर की मालकिन लग रही थी। बार बार नौकरों को बुलाकर मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें मंगवाती जा रही थी, जबकि मैंने वहाँ सिर्फ एक गिलास पानी ही पिया था। टीना अपने बहन भाइयों के लिए पूछ रही थी और बोली, अगली बार जब मुझसे मिलने के लिए आइएगा तो तनु को भी साथ लाइएगा। मेरी बेटी की सास हमारे पास ही बैठी रही, अपनी बहू को देखे जा रही थी और खुश होती जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैं समझ गई थी कि उसके घर में मेरी बेटी बहुत खुश। मैंने बिना वजह उस पागल लड़के की बातों पर कान धरने लगी थी, मगर एक तरफ से अच्छा ही हुआ था। मैंने टीना की सूरत देख ली थी तो मुझे तसल्ली हो गई थी। घर जाकर मैंने तनु को टीना के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, मम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी टीना इतनी बदल चुकी होगी। जब मैं उससे मिलूंगी तो मुझे तो शर्म आएगी, वह तो बड़ी अमीर होगी। मैं मुस्कुराने लगी थी। पंकज भी अब घर से बाहर निकलने लगा था। वह बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका था। अगले दिन फिर से मेरे दरवाजे पर वही पागल लड़का आ गया था। उसने मुझे कहा कि अपनी बेटी की फिक्र करो। मैंने उसे डांट दिया और बोली, तुम बिना वजह मेरे दिल में शक मत डालो। वह बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता था डांट से परेशान होकर वह फिर मेरे घर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह अगले दिन फिर से मेरे घर आ गया था। हर रोज़ आता था। मुझे परेशानी हुई तो फिर से टीना की सास को फ़ोन किया। मैं टीना से मिलने के लिए आना चाहती हूँ। उसने गाड़ी भेजने को कहा तो मैंने मना कर दिया और टैक्सी में बैठकर खुद ही चली गई थी। आज भी टीना बहुत खुश नज़र आ रही थी। खैर यूँ कि रोज़ मेरे दरवाजे पर पागल आता और मुझे परेशान कर जाता था। आज जब आया तो मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैं बिना बताए ही टीना के घर पहुंच गई थी। सामने का मंजर देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। फिर क्योंकि सामने बहुत सारे बैग पड़े हुए थे, उसने मुझे देखा तो भाग कर आई और मेरे गले से लग गई और वह रोती चली जा रही थी। कहने लगी, मम्मी मुझे घर ले चलो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और घर से निकलने लगे थे। तभी वहाँ का चौकीदार हमें निकलने नहीं दे रहा था और जल्दी से उसकी सास को फ़ोन करके बुला लिया था। वह घर से बाहर आ गई। मैंने भी पुलिस को फ़ोन कर लिया था। अब उसकी सास के आने से पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी। टीना ने दिल हिला देने वाला सच बताया था। वो कहने लगी कि मुझे जब से इस घर में शादी करके लाया गया है, मैंने एक बार भी अपने पति की शक्ल नहीं देखी है। वह तो यहाँ आया ही नहीं है। मुझे फूल देवी हर रोज़ लोगों से मिलने जुलने के तौर तरीके सिखाती है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। हर रोज़ ब्यूटी पार्लर ले जाती है और मेरी ट्रीटमेंट करवाती है। मुझे फूल देवी ऐसी दवाई खिलाती है जिससे मेरा जिस्म फूल रहा है। मैंने कुछ हफ्ते पहले ही फूल देवी की बात सुनी थी। वह कम उम्र गरीब लड़कियों की शादी उस लड़के से करवा देती है जिससे मेरी शादी करवाई थी। फिर वह बहुत से पैसे उस लड़की के घर वालों को फेंक जाते हैं, जबकि वह लड़की की कीमत होती है। मगर ऐसा इसलिए करते हैं कि गरीब लोग पैसा देखकर कुछ महीने के लिए अपनी बेटी को भूल जाते हैं और फिर इतनी देर में उस लड़की को बाहर भेजकर उसको बेच दिए जाते हैं। खुद भी इलाका बदल लेते हैं। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं अपने आप को कैसे बचा सकती थी। इसलिए मैंने एक नौकर को, जिसका बेटा मेरी उम्र का ही था, उसको कसम दी और उससे कहा कि तुम मेरे घर जाकर मेरी हालत को मेरी माँ को बताओ। वह खुद तो मजबूर था, ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए एक पागल लड़के को पैसे देकर मेरे घर भेजता था।
फिर वह उधर जाकर वही सब कह दोहराया जाता था। नौकर ने उसे जो याद करवाया होता था। जब मम्मी घर आई तो फूल देवी हमारे पास से बिल्कुल ना हिली थी। आज वह मुझे दुबई लेकर जा रही थी। ये तो भगवान की कृपा हुई कि मम्मी वक्त पर पहुंच गई थी। मैं टीना के गले लगकर रो रही थी। पुलिस ने फूल देवी उसके सारे साथियों को पकड़ लिया था। मेरी बेटी वापस घर आ गई थी। सब कुछ ठीक हो चुका था, मगर मैं आज तक इस उलझन से निकल नहीं पाई थी कि मेरे सपने में आने वाला आदमी कौन था। मुझे उस पर भी अब यकीन खत्म हो रहा था। फूल देवी के ग्रुप का ही कोई काम कारिस्तानी होगी, क्योंकि जब टीना का रिश्ता मांगने आई थी तो उसने बूढ़े आदमी के बारे में भी बताया था। मैं आज भी दंग होकर, ऐसे फ्रॉड लोगों का न जाने क्या कुछ कर जाते हैं, किस हद तक पहुंच जाते हैं। भगवान इन लोगों से हम सब को बचाए। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।